बिल्कुल, तो लगातार देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी लगातार उत्साहित होती हुई हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इन्हीं रुझानों पर विश्लेषण करने के लिए आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ अमिताभ कुमार जी जुड़ चुके हैं और साथ ही नेहा धवन जी बीजेपी नेता के तौर पर हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ी हुई हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशुतोष सर माफी चाहेंगे, अमिताभ सर आपके पास आना चाहेंगे। देखिए लगातार बीजेपी जो है वो इस बार जीत से काफी ज्यादा उत्साहित है और उत्साहित होना भी लाजमी है क्योंकि देखिए 27 साल का वनवास उन्होंने खत्म किया है। ऐसे में इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं, वहीं आपकी हार को लेकर आपका क्या कुछ कहना? अमिताभ कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद उन तक आवाज जी। नहीं हाँ, चलिए रखिए अपनी बात। हेलो। हाँ जी, मिल रही है जी, आपकी आवाज, आप अपनी बात रखिए। एक बार प्रश्न दोहराइए प्लीज। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए हमने यही पूछा है कि बीजेपी की इस प्रचंड जीत को आप किस तरह से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रहे जिन्होंने आम आदमी पार्टी की नैया पूरी तरह से डुबो दी? देखिए, चीजें बहुत स्पष्ट थी, बहुत शुरू से जी लगातार इनका शासन चल रहा था और जिस ढंग से इनकी पार्टी जो है शहर में सही ढंग से काम नहीं कर रही थी, दिल्ली के लोग परेशान थे, त्रस्त थे। सबसे पहली बात तो ये है, जी इन्हें ऐसा लग रहा था कि काम किए बगैर भी केवल जो है रेवड़ियां बांटने से जीत हासिल हो जाएगी। वो उसी स्ट्रैटेजी पे चल रहे थे और बहुत बेशर्मी से चीजों को उसी ढंग से स्वीकार भी कर रहे थे। हाँ जी, हमने यमुना साफ नहीं किया या सड़कें ठीक से नहीं बन पाई हैं, और कह रहे थे कि नहीं हम ये पैसे दे देंगे, ये पैसे दे देंगे, और इस तरीके से जो है वो जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सीरियस होकर के गंभीरता से इस चुनाव को लड़ा रही थी। उसे यह बात समझ में आ रही थी कि इस चुनाव को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आम जनता परेशानियों में पड़ी थी, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को वापस हासिल करना चाहती थी। उसका एक बड़ा कारण यह था कि दिल्ली देश की राजधानी भी है और यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं उसका पूरी दुनिया में उसको लेकर के चर्चाएं होती रहती। उस लिहाज से जो मेहनत उन्होंने की और अंत में जिन चीजों की आलोचना करती रही थी भाजपा, रेवड़ियां बांटना जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने वो चाल भी अपनाई और लोगों से वादा किया कि कोई भी जो सुविधा दी गई है दिल्ली की जनता को वो वापस नहीं ली जाएगी। और वो 2100 अगर महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं तो हम 2500 देंगे। ये सारा कुछ मिलजुल करके उसके बाद आपको याद होगा बजट में जो 12 लाख तक की आय पर से छूट की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग बहुत प्रसन्न हुआ है। तो ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं भाजपा की बढ़िया सी जीत का कारण बनी है। बिल्कुल। नेहा जी, सीधा आपके पास आते हुए सबसे पहले तो आपको इस जीत की, इस प्रचंड जीत की बहुत बहुत बधाई। आपको, आपकी पूरी पार्टी को बहुत बहुत बधाई। नेहा धवन जी, जीत का कारण क्या मानती हैं? क्या वो संदेश था जो आप जनता तक पहुंचाने में जो है सफल रहे? म्यूट है मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आज दिल्ली प्रदेश की जनता जो है, भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर के कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। और जितनी मेहनत आज दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने की बीजेपी के, और जो अन्य प्रदेशों से आकर प्रभारी के नाते, प्रवासी प्रभारी के नाते दिल्ली प्रदेश में काम कर रहे थे, वो सभी बधाई के पात्र हैं। ये प्रचंड जीत उनकी जीत है। ये प्रचंड जीत सच्चाई की जीत है, झूठ और फरेब के खिलाफ खड़े होने वाले प्रत्येक दिल्ली वासी की जीत है। ये जीत सनातन की जीत है। ये जीत जो है वो दलित, पिछड़ा और मध्यम वर्ग के लोगों की जीत है, उच्च वर्ग के लोगों के भी, यानी कि समानता की बात हम करते हैं, इसलिए ये जीत हमारी है। अरविंद केजरीवाल के झूठ का जो बर्तन था वो अब टूट चुका है। दिल्ली प्रदेश की जनता उस नींद से जाग चुकी है। एक विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जब अरविंद केजरीवाल का साथ दिया और बीजेपी को बहुमत होते हुए भी गठबंधन करके सरकार से दूर कर दिया और अरविंद केजरीवाल को स्थापित कर दिया, लगभग 12 वर्ष का समय लग गया दिल्ली प्रदेश की जनता के अरविंद केजरीवाल को उससे बचाने में। और आज दिल्ली प्रदेश की जनता का पहले तो 37 वर्षों का एक वनवास चला था, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली प्रदेश से केंद्र शासित राज्य होने का दर्जा छीन लिया था,
वो 37 वर्षों के बाद बीजेपी की 5 वर्षों की सरकार बनी थी, जब 3 मुख्यमंत्री भी मिले थे। उसके बाद 27 वर्षों का वनवास फिर से दिल्ली प्रदेश की जनता का चला। अब 27 वर्षों के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल आया है और मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली प्रदेश की जनता ने जो हम पर विश्वास किया है, उस विश्वास को हम बनाए रखेंगे। जो वादे हमने अपने केंद्र सरकार ने किए, आज तक 2 बार की सरकार हम चला चुके हैं, सफल सरकार, और तीसरी बार हम रिपीट हुए। इसी तरह से अन्य राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जहां रिपीट हुई, वहां हमने जो वादे किए संकल्प पत्र में, वो हमने निभाकर दिखाए और दिल्ली की जनता ने इस बात पर भरोसा जताया है। और जो वादे हम उनको लेकर आए हैं उनके लिए, दिल्ली की जनता के लिए, और वो वादे नहीं है, वो उनकी समस्याएं हैं जिसको दूर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उन्हें चरण बाय चरण यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम उसको पूरा करते हुए जाएंगे और अपने वादों को पूरा करेंगे। लगभग 250 के आसपास संकल्प पत्र में हमारी बातें निहित हैं जिनको हम करके दिखाएंगे। अभी मैं एक डिबेट सुन रही थी एक चैनल की, उसमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ठीक है, बढ़िया है, देखते हैं आप कैसे यमुना साफ करेंगे और कैसे आप स्वच्छ पीने का पानी देंगे। मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता को एक जवाब देना चाहती हूँ कि इसका मतलब तो आप जानते थे कि आप यमुना साफ करने के कैपेबल नहीं है, तो फिर क्यों झूठे भाषण देते थे? जब आपको मालूम है कि आप यमुना साफ नहीं कर सकते थे, लोगों को पीने का पानी नहीं दे सकते थे। नेहा धवन जी और मनीषा, देखिए आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए मुझे एक गाना याद आ रहा है, जग सूना सूना लागे। बिल्कुल इस तरीके की चीजें जो है मुझे याद आ रही है। मनीषा बिल्कुल, और निशा देखिए आशुतोष मिश्रा भी आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। और फिलहाल आशुतोष जी से हमारा संपर्क टूटा हुआ। तो देखिए निशा, जैसा कि आप गाना गा रही थी जग सुना सुना लगे, और शायद इस गाने को सुनते ही उन्होंने संपर्क पता नहीं तोड़ दिया या उनसे संपर्क टूट गया। फिलहाल एक बार फिर से उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। एक बार फिर से अमिताभ सर आपके पास आते हुए, अमिताभ सर देखिए इस बार बीजेपी ने एक शब्द का प्रयोग किया था, आपदा। इस आपदा शब्द के प्रयोग को कितना ज्यादा प्रभावशाली मान रहे हैं इस चुनाव के नतीजे में आप? देखिए, चुनाव में कभी कभी कोई शब्द, कोई वाक्य जो है वो चल जाता है जी, और वो पूरे चुनाव का प्रतीक सा बन जाता है जी। तो आपके कार्यों को लेकर के जो टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, वो कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने लपक लिया था और उसको चला सा दिया था। बार बार जिक्र करना, आपदा आपदा कहना, वो अपने आप में एक प्रतीक बन गया था। जो आप सरकार जिन कार्यों को नहीं करके दिल्ली को जिन हालत में पहुंचा चुकी थी, तो उन सबको देखते हुए आपदा शब्द बड़ा सटीक बैठा मुझे लगता है जी। और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है, आप जानती हैं, तो वो काम कर गया, वो तीर निशाने पे बैठा। आज की जीत को देखकर यह हम लोग कह सकते हैं। बिल्कुल नेहा जी, तो देखिए मेरी सहयोगी के मन में भी कई प्रश्न होंगे, वो भी आपसे पूछेंगे, लेकिन देखिए अमिताभ जी से ही कनेक्ट करते हुए, आपदा जो शब्द दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस आपदा की नैया को तो पूरी तरह से किनारे लगा दिया है बीजेपी ने। लेकिन एक बड़ा सवाल सभी के मन में, मेरे मन में भी, मेरी सहयोगी के मन में भी, और शायद आज पूरे देश की जनता के मन में भी और उनके दिल का सवाल यही है कि इस नैया को किनारे लगाने वाले खिवैया कौन होंगे, सीएम फेस कौन होगा? देखिए, निसंदेह आज हम ये बात कह सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व कर रहा है और उनके नेतृत्व की वजह से ही आज दिल्ली प्रदेश के 27 वर्षों का वनवास भी खत्म हो पाया है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नजर नहीं कहूंगी, बनती हुई बन गई है। अब सीएम फेस कौन होगा इस मामले में, देखिए हम सबका एक ही बयान है, जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और ये सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज दिल्ली चुनाव को लेकर इतना सीरियस था। वो इस बात के लिए सीरियस नहीं था कि सत्ता किसके हाथ में रहेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हम सबका एक ही सपना था कि किसी ना किसी तरह से आप दिल्ली प्रदेश में इतनी मेहनत कर दें। और प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जी जान से लगा हुआ था, हर वोटर के पास पहुंच रहा था। बूथ प्रबंधन हमारा इतना स्ट्रांग था, पन्ना प्रमुख तक हम पहुंचे हुए थे और हर गली मोहल्ले में हमारे प्रभारी नियुक्त हो रखे थे और प्रवासी प्रभारी भी पहुंचे हुए थे। होगा नेहा धवन जी, फिर भी कुछ तो लग रहा होगा। देखिए अमित शाह ने आज प्रवेश वर्मा से मुलाकात भी की है और अटकलें काफी तेज हो गई हैं उसके बाद, तो कुछ तो लग रहा होगा। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो हमारे कोई भी प्रत्याशी रहे, कोई भी अब जीत होने के बाद विधायक बन रहे हैं, वो सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व से मिलने तो जाएंगे ही।
अभी प्रवेश वर्मा जी अमित शाह जी से मिलने के लिए गए, उसके बाद वो सभी जो बड़े नेता हैं उनसे मिलने के लिए गए, उनसे मिलकर अपनी बधाई लेना, देना और थैंक यू करना और आशीर्वाद लेना, ये हमारी परंपरा है। मुझे लगता है कि इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए। अब थोड़ा सा इंतजार बाकी है। दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री भी जल्द आपके सामने होगा। जो भी होगा वो कार्यकर्ताओं का पसंदीदा होगा, कार्यकर्ताओं का चहेता होगा, दिल्ली प्रदेश की सेवा करने वाला होगा और दिल्ली प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध होगा। बिल्कुल। अमिताभ कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, अगर आम आदमी पार्टी के हार के कुछ फैक्टर्स पर अगर नजर डाली जाए तो केजरीवाल पर जो ये दाग लगा वो एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। भ्रष्टाचार में जो ये पार्टी घिरी रही वो एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। रेवड़ियों की रेस में पिट सी गई आम आदमी पार्टी। उसके बाद कांग्रेस की बड़ी सेंधमारी, एक ये भी फैक्टर माना जा रहा है। यमुना की सफाई पर आम आदमी पार्टी खुद साफ हो गई। हाँ, यमुना की सफाई बहुत बड़ा कारण रहा है जी। क्योंकि देखिए, ये माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है उसके आने से बहुत फर्क पड़ा है। अभी जो वोटों की गिनती हो रही थी उसमें जिस तरीके के समीकरण सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस ने बड़ी बेमन से ये चुनाव लड़ा है। कांग्रेस को जिस तरीके से लड़ना चाहिए था और जिस तरीके से उसकी शुरुआत हुई थी, अजय माकन ने जिस तरीके से बहुत जबरदस्त झटका दिया था अरविंद केजरीवाल को, इतना वो गुस्से में आ गया था कि अजय माकन को बाहर निकालने की बात वो कर रहे थे। इससे पता चलता है कि कांग्रेस अगर सही ढंग से लड़ती तो मामला कुछ और बेहतर हो सकता था बीजेपी, और कांग्रेस भी शायद कुछ और गेन करती, कुछ सीटें हासिल करती कम से कम, और अगले चुनाव के लिए अपनी जगह बनाती। लेकिन कांग्रेस रुक गई। राहुल गांधी ने रोक लिया कांग्रेस को। फिर लास्ट के वीक में कुछ उन्होंने दौड़ भाग की, लेकिन वो बहुत मायने नहीं रखता। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट था मुस्लिम वोट। मुस्लिम वोट अभी भी देखा ये जा रहा है कि कॉन्सोलिडेट है और वो आपके ही पक्ष में गया है, थोड़ा बहुत AIMIM के इसमें गया है, और कांग्रेस को बहुत मन से मने मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिला नहीं है उस ढंग से जैसा सोचा जा रहा था। इसलिए कांग्रेस बहुत बड़ा कारण रही है, ये नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। खुद आप अपने लिए कारण बनी है। इन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया और उसको खूब उछाला गया, सामने रखा गया। जनता खुद भी झेल रही थी। आप बताइए ना, किसी भी मौसम में दिल्ली में कोई ना कोई बड़ी समस्या होती थी। बरसात हो रही है तो वाटर लॉगिंग चारों तरफ हो जाता था, जाड़ा आया तो धुंध छा जाती थी, कहीं पे सांस लेना मुश्किल हो जाता था लोगों का, सड़कों की हालत वही थी, नदी साफ नहीं कर रहे थे। पिछले जो छठ पूजा के दौरान जब आपने देखा कि लोगों ने गंदी नदी में डुबकी लगाई, उसी वक्त बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही थी। खास करके पूर्वांचली मतदाता, जिनकी एक बड़ी संख्या है इस शहर में, उन्होंने तो तय कर लिया था कि हमें जो है इन्हें वोट नहीं करना है। पूर्वांचली मतदाताओं का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। उसके बाद एक कारण ये माना जा सकता है कि जो 12 लाख की आय पर से कर छूट जो मिली है मध्यम वर्ग को, वो एक बड़ा कारण इसलिए भी मैं देखता हूँ कि दिल्ली में मध्यम वर्ग बहुत बड़ा है, 50% से ज्यादा है। निम्न और मध्यम वर्ग को ऊपर मिला लिया जाए, उनका शिफ्ट हुआ है वोट, जिसका नुकसान केजरीवाल को सीधा बिल्कुल अमिताभ सर। और इधर देखिए, कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर अगर ये चुनाव लड़ा होता तो शायद तस्वीर कुछ और अलग हो सकती थी, कुछ और सीटें खाते में आ सकती थी। लेकिन कांग्रेस के अलग से लड़ने का बीजेपी को किस तरह से फायदा हुआ है और किन किन सीटों पर सबसे ज्यादा फायदा हुआ है? देखिए, कांग्रेस के अलग होने का फायदा तो हुआ ही है, इसमें दो राय नहीं है। कांग्रेस के अगर साथ में लड़ी होती आप, तो इनको बहुत सारी जगहों पे, खास करके जो 18 सीटें ऐसी मानी जा रही हैं जहां पे कि जो निम्न वर्ग जहां पे प्रमुख था, जहां पे मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में, 10-11 सीटें जो थी, मटिया महल वगैरह जैसी जो सीटें थी, उन सब जगह पे और सपोर्ट मिलता, उससे एक माहौल बनता है। केवल उन्हीं सीटों पे नहीं कि जहाँ पे जो अल्पसंख्यक या फिर जो निम्न वर्ग के, दलित वर्ग के लोग हैं वही केवल सपोर्ट करते हैं, फिर एक माहौल अलग बन जाता है। चूंकि वो माहौल बन नहीं पाया उस ढंग से, टूटी है, उसका असर पड़ा है। हाँ, संदीप दीक्षित जैसे नई दिल्ली से लड़े तो उसका फर्क जरूर पड़ा है, क्योंकि संदीप दीक्षित के लड़ने से केजरीवाल के खिलाफ और ज्यादा माहौल बना, क्योंकि वो भी लगातार बहुत सक्रिय थे। वहां पे आप कह सकते हैं कि नई दिल्ली सीट पे उनको बहुत बेहतर फायदा मिला है। एग्जैक्टली बाकी सारी डिटेल्स जब आएंगी तो
हम लोग जो है बिल्कुल। एरिया वाइज इसका विश्लेषण कर पाएंगे। ठीक है। नेहा धवन जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए प्रधानमंत्री का चेहरा आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हर कोई जानता है, आप खुद इस चीज को जानते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में आपका कोई सीएम फेस नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा हर तरफ था। और अगर बात कर ली जाए, जब इस बीच में मनीषा देखिए, जब हम इस बीच में हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पे जाते थे, भले ही लोगों को उस जगह के कैंडिडेट का नाम पता ना हो, लेकिन हाँ वो प्रधानमंत्री मोदी का नाम जरूर लेते थे। तो ये दिखाता है नेहा जी कि प्रधानमंत्री का चेहरा कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज की तारीख में कोई भी चुनाव हो या कोई भी विकास की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, नरेंद्र मोदी जी का नाम, उनका नेतृत्व, उसकी चर्चा ना हो। और दूसरी बात यह है कि ऐसी शख्सियत जो पूरे विश्व में आज प्रसिद्धि के चरम पर है, ऐसी राजनीतिक शख्सियत किसी भी अन्य राजनीतिक दल के पास नहीं है। आज वो व्यक्तित्व हमारे पास में है तो उस व्यक्तित्व की चर्चा, प्रशंसा, सराहना क्यों नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमें गर्व है कि हमारे पास में नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता हैं जिनके भरोसे, जिनकी गारंटी पर हम हर प्रदेश की जनता को वो विकास की राह पर चलाने में सक्षम हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। और जहां तक बात है मुख्यमंत्री के चेहरे ना होने के बावजूद भी दिल्ली के चुनावों में इतनी प्रचंड जीत हासिल करना, वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि केंद्र के पिछले 10 वर्षों की सरकार के कामों को दिल्ली प्रदेश की जनता ने देखा, और अन्य राज्यों की सरकारें, और स्पेसिफिकली क्योंकि मैं हरियाणा से आती हूँ और हरियाणा में भी तीसरी बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में कामयाब हुए। हरियाणा प्रदेश की जनता का जो इफेक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 17 से 18 सीटें जो है वो हरियाणा के बॉर्डर एरिया से लगती हुई हैं, जिन पर हरियाणा के लोगों का प्रभाव भी है। तो ऐसा देखा गया, यूपी में भी बीजेपी की सरकार रही और केंद्र में भी रही और राज्य में भी रही, वहां की भी जो बॉर्डर के एरियाज हैं, क्षेत्र हैं राजनीतिक, वहां पर भी दिल्ली के सीटों पर फर्क पड़ा। तो पड़ोसी राज्यों की बीजेपी की सरकार के कामों को भी दिल्ली प्रदेश की जनता ने देखा। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हो, चाहे राजस्थान की जीत हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, कि ये सभी राज्यों की मिली जुली सरकार के कामों को देखते हुए कि क्यों इन राज्यों की जनता जो है वो बीजेपी के कामों पर यकीन रख रही है। और दूसरी बात मैं मानूंगी कि दिल्ली प्रदेश ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्पेसिफिकली जो सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी पिछले कई वर्षों से नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो रही थी, उस नैरेटिव को तोड़ने का काम किया। जो झूठ और फरेब की राजनीति वो मीडिया के माध्यम से कर रही थी, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जो चल रहा था, उसको, उस भ्रम को, उस झूठ को, फरेब के जंजाल को तोड़ने में बीजेपी के कार्यकर्ता कामयाब हुए। किस तरह से उनकी सच्चाई और झूठ को सामने लाया गया, उससे पर्दा उठाया गया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए बधाई के पात्र हैं बीजेपी दिल्ली के कार्यकर्ता। और इसके बाद हमारे पास सीएम फेस चाहे नहीं था, लेकिन दिल्ली प्रदेश की जनता का यकीन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में था, उनकी गारंटी पर था, बीजेपी पर था। तो वो इफेक्ट जो है हमें आज देखने को मिला। सीएम चेहरा जो भी होगा, सबको मालूम है कि बीजेपी में कोई भी आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि हमारी विचारधारा जो है वो राष्ट्रवादी विचारधारा है, राष्ट्र को आगे रखकर काम करने की विचारधारा है। यहाँ पर पर्सनल स्वार्थ कुछ नहीं है, सबसे पहले राष्ट्र, फिर संगठन, और फिर हम अपनी बात को सोचते हैं, अपने परिवार की बात को सोचते हैं। लेकिन इसी विचारधारा को दिल्ली प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है और ये जीत हमारी झोली में डाली है। निश्चित तौर पर हम इस जीत के बाद दिल्ली प्रदेश के लोगों की जो विचारधारा है उस पर खरे उतरेंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है मनीषा और निशा के साथ। देखिए, लगातार आप ये महा कवरेज देख रहे हैं और नतीजों पर लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। अमिताभ सर, आपके पास एक बार फिर से लौटते हुए। अमिताभ सर, देखिए बीजेपी की जीत का और आम आदमी पार्टी की हार का विश्लेषण लगातार देखिए चल रहा है, लेकिन अगर इधर रमेश बिधूड़ी की हार को देखा जाए, समझा जाए, तो इसका किस तरह से विश्लेषण करना चाहेंगे? देखिए, बहुत कांटेदार टक्कर थी। आपने देखा कि कोई वो एक तरफा जीत या हार नहीं थी। शुरुआत जब हुई थी 5-6 राउंड तक लगातार विधूड़ी आगे चल रहे थे और उसके बाद कभी विधूड़ी आगे, कभी आतिशी आगे, इस तरीके से चल रहा था। और वहां पे जो है बहुत कम अंतर से जो जीत दर्ज हुई है, उसमें कहीं ना कहीं रमेश बिधूड़ी के ऊपर आप कह सकती हैं कि जो उनके शब्दों के इस्तेमाल में जो कभी कभी कमियां आती रही हैं उनकी,
उसका भी असर पड़ा होगा आम जनता पर। हालांकि वो जीत के बहुत करीब थे और उन्हें भी काफी उम्मीद थी कि वो जीतेंगे ही, लेकिन आतिशी ने वहां जीत दर्ज की है, बावजूद इसके कि बाकी जो जितने बड़े स्तंभ थे वो सब के सब जो है आपके धराशायी हो गए। गोपाल राय को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सारे जो प्रमुख लोग थे वो हार चुके हैं। ये बहुत बड़ी हार है आपके लिए। मुझे लगता है इस हार के साये से उबरना जो है वो बहुत एक मुश्किल काम होगा। अरविंद जी को उस पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये भी आशंका व्यक्त की जाती है कहीं आप जो है बिखरने ना लगे इस हार के बाद। इस तरह की हारियां हुई है। ठीक है अमिताभ जी, मेरा भी सवाल आप ही से रहेगा। देखिए, अगर तीन बड़े चेहरों की बात कर ली जाए, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया की अगर बात कर ली जाए, तो ये तीनों चेहरे ऐसे थे जो कि जेल में गए थे और हार गए। वहीं अगर आतिशी की बात कर ली जाए तो ये जीत गई। जेल में गए लोग हार गए और आतिशी जीत गए। टोटलिटी में देखिए आतिशी भी बस जीत गई किसी तरह वाली बात है। बाकी जो जेल में गए थे तो वो हारे हैं। तो इसका सीधा संदेश गया है कि देखिए भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि मुद्दा नहीं है, जनता के मन में मुद्दा है और जनता ने इस बात को महसूस किया कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। और अरविंद केजरीवाल जी के साथ, खास करके पूरी पार्टी के साथ आप कह सकते हैं, ये पार्टी जब आई थी तो बिल्कुल अलग वादे के साथ आई थी। लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा हुआ था। मुझे याद है वो आंदोलन के दिन इन लोगों ने जिस ढंग से लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम बिल्कुल नए किस्म की राजनीति देंगे, इस वजह से इन्हें बहुत तेजी से लोगों ने सर माथे पे चढ़ाया था और सारा कुछ इन्होंने उल्टा किया। भ्रष्टाचार में गले तक डूब गए आप कह सकते हैं। केजरीवाल जैसे सज्जन जो कहते थे कि मैं 2 कमरे से ज्यादा का मकान नहीं लूंगा, मैं कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, छोटी सी गाड़ी में चला करूंगा, और उन्होंने जब 45 करोड़ खर्च कर दिया एक मकान पे अपने, तो संदेश क्या जाता है लोगों के बीच में। फिर जिस तरीके से वो उन्हीं दलों के साथ गले मिल करके चुनाव दर चुनाव लड़ने लगे जिनके ऊपर वो भयानक आरोप लगाते रहते थे, और उनसे भी ज्यादा खतरनाक ढंग से अजीबोगरीब वादे, अजीबोगरीब रणनीतियां अपनाने लगे। जनता को मूर्ख बनाने वाली जो रणनीतियां होती हैं उन सबका वो हिसाब किताब करने लगे थे। साफ साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा था यमुना को मैं 5 साल में इतना साफ कर दूंगा कि पीने लायक पानी हो जाएगा। 2014-15 में कहा नहीं साफ कर पाए, 2020 में फिर कहा नहीं साफ कर पाए, अब समय दो 5 साल पक्का करूंगा, नहीं तो वोट मत देना। तो जनता ने वोट नहीं दिया क्योंकि 2025 में लोगों ने देखा ये कोई काम नहीं कर रहे थे। 2-1 ऐसे कामों के करके स्कूल इन्होंने दिखाया। स्कूल में भी कोई बहुत परिवर्तन इन्होंने नहीं किया, कोई बहुत नए स्कूल नहीं बनाए थे। कुल मिला के कमरे इन्होंने बनवाए थे और एक एक कमरे पे 25-25 लाख का खर्च था। तो लोगों को समझ में आ रहा था कि ये किस तरीके का काम कर रहे हैं, जनता के पैसों का कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं। और शराब घोटाला वो तो बहुत बड़ा घोटाला था। जनता उसको अगर सही ढंग से समझी होती तो इनको और ज्यादा नुकसान होता। चूंकि अभी तक उस शराब घोटाले में उस ढंग से पूरा फैसला आया नहीं है और अभी भी शंकाएं उसमें कायम है। हालांकि ट्रेल वगैरह निकल गया, इसी वजह से इनको जेल जाना पड़ गया। जनता को ये तो समझ में आ गया कि इन्होंने घपला घोटाला किया है। तो भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं आपकी छवि को पूरी तरह कलंकित कर देता है और उसकी वजह से ये नेता जो जेल गए थे उनको लोगों ने हराया। ठीक है अमिताभ सर, बिल्कुल लौटेंगे और आपसे बात भी करेंगे, लेकिन एक बार फिर से नेहा जी आपके पास आते हुए। नेहा जी देखिए, जीत का विश्लेषण तो लगातार हो रहा है कि बीजेपी के पास बहुमत हासिल है और लगातार बीजेपी की जीत को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन जिन जिन सीटों पर बीजेपी का जलवा देखने को नहीं मिला या बीजेपी के हिस्से में हार आई है, उस हार का विश्लेषण किस तरह से कर रही हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कहां कमी रह गई उन सीटों पर? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर चुनाव के बाद समीक्षा करती है, चाहे हम चुनाव जीतें चाहे हम चुनाव हारें। जी, हमारी पार्टी समीक्षा अलग अलग स्तर पर भी करती है। जिला स्तर से समीक्षा होकर प्रदेश स्तर तक समीक्षा होती है और फिर नेशनल लेवल पर समीक्षा होती है। और निश्चित तौर पर जिन सीटों पर हम पीछे रहे हैं उसमें हार का क्या कारण रहा, क्या वजह रही, कहाँ हम पीछे रहे, उन पर भी, उन विषयों पर भी जो है ध्यान दिया जाएगा। और उस समीक्षा के बाद जो भी निकल कर आएगा उसको भारतीय जनता पार्टी अमल में भी लाती है।
हम हरियाणा में जब कांग्रेस की हार पर विश्लेषण करने की बात करते रहे, लेकिन कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ता ने विश्लेषण की बात ही नहीं की, समीक्षा की बात ही नहीं की, और उसका हश्र देखने को मिला कि आगे जितने भी चुनाव आए, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव रहे और चाहे अब दिल्ली का चुनाव हो, दिल्ली प्रदेश में जीरो पर आने के बाद ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों में समीक्षा की कोई प्रणाली ही नहीं है, कोई प्रक्रिया ही नहीं है। और दूसरी बात, जहां पर अभी यहाँ पर हम हार की तो विश्लेषण हमारा होगा ही, और उससे जो तथ्य सामने आएंगे उन पर भारतीय जनता पार्टी को क्या अमल में लाना चाहिए वो तो होगा ही। जीत के जो समीक्षा होगी और जीत की समीक्षा के बाद भी हमारे यहाँ पर यह भी प्रावधान है कि जीत जिन वजहों से हुई है उन वजहों में सबसे पहले अमल में लाने वाली जो योजनाएं रहेंगी उनको सबसे पहले अमल में लाया जाएगा। यानी कि हमारे वादे जो किए हैं, एक साथ 250 वादे तो नहीं हो सकते लागू, ये आप भी जानती हैं, क्योंकि प्रक्रिया को फॉलो करने में, उस पर काम करने में थोड़ा समय लगता है प्रशासनिक कार्यों में। लेकिन जो वादे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनका मास लेवल पर इफेक्ट है, उनको सबसे पहले किन योजनाओं को सबसे पहले लागू करना है, और दूसरे चरण में कौन सी योजनाएं आएंगी, तीसरे चरण में कौन सी योजनाएं आएंगी, इस पर भी समीक्षा आज से ही शुरू हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पर पहले दिन से, पहले मिनट से काम शुरू हो जाता है, और जिस भी व्यक्ति को कमान मिलेगी, जो मुख्यमंत्री बनेगा, वो बिना छुट्टी लिए 24 घंटे 7 दिन दिल्ली प्रदेश के विकास के लिए काम करने के लिए आगे खड़ा मिलेगा। अब मैं एक विषय जरूर कहना चाहूंगी, यहाँ पर थोड़ा सा वक्त और ले रही हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल की हार के जो कारण हैं वो कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगी उनका झूठा व्यक्तित्व जो है, जो अपने बच्चों की कसम खाने, झूठी कसम खाने से शुरुआत हुआ, लेकिन दिल्ली प्रदेश की मजबूरी थी, क्योंकि कांग्रेस के समय में, चाहे शीला दीक्षित जी के समय में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए थे, लेकिन जो भ्रष्टाचार और महंगाई की दर थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, जहां जो है कॉमनवेल्थ के भ्रष्टाचार सामने आए, उससे दिल्ली की जनता त्रस्त थी। इसलिए विकल्प के तौर पर उन्होंने बीजेपी को चुना था। बीजेपी के पास बहुमत आई थी, लेकिन गठबंधन के कारण आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से। लेकिन दिल्ली प्रदेश की जनता अब ठगी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए आज उन्होंने कांग्रेस को जीरो पर लाकर खड़ा किया है और अरविंद केजरीवाल को एकदम से नकार दिया है। क्यों? क्योंकि वो जो झूठ की और फरेब की राजनीति कांग्रेस से परेशान थे, वही चीज इनको अरविंद केजरीवाल के सभी कार्यकर्ताओं में नजर आई। बहुत माइन्यूट स्तर पर देखिएगा, इनके भ्रष्टाचार निकलेंगे अब जाकर, क्योंकि जब एक भीड़ का जत्था जो है वो हमारे सेक्रेटेरिएट में पहुंचता है दिल्ली के, उसको सील कर दिया हमने ये बताकर कि प्रशासन को कि हो सकता है कि सरकार बदल रही है तो ये अपने डिजिटल जो डेटा है या फिर फाइलें हैं उसको तितर बितर कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। ये डर कब से उनके अंदर आया? जब उनको दिखा कि अब अरविंद केजरीवाल हार गए, सिसोदिया हार गए, तो अब हमें बचने के कोई चांसेस नहीं है। अभी आप देखिएगा, समय हमारे सामने है, सारे प्रूफ हमारे सामने आएंगे, इनका किस लेवल पर भ्रष्टाचार निकलेगा। एक लास्ट लाइन में बोलना चाहूंगी, मैं भी पर्सनली बहुत से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानती हूं जो थोड़े सीनियोरिटी लेवल पर काम करते हैं। जितने भी दिल्ली प्रदेश के टेंडर उठते थे, वो एक भी टेंडर किसी एक बिजनेसमैन को या आम व्यक्ति को नहीं मिला। वो सारे टेंडर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम पर उठते रहे। ये मैं बिल्कुल सच्चाई और प्रूफ के साथ कह रही हूँ। 100% टेंडर जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उठते थे। तो दिल्ली प्रदेश की अभी आप देखिएगा किस तरह से कितने घोटाले इनके सामने आने वाले हैं, और दिल्ली प्रदेश की जनता इस बात को सोचकर खुश होगी कि हमने जो इस बार फैसला किया है, अब आप लोगों ने कह भी दिया कि अब सही जांच की जाएगी, जो भी घोटाले हुए हैं उन सबकी जांच होगी, आप लोगों की तरफ से कह भी दिया गया है। अमिताभ जी, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, अब मैं स्वाति मालीवाल का एक बार जिक्र करूंगी, क्योंकि आज वो भी जो है दिन भर में कहीं ना कहीं उनका एक पोस्ट जो उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया था, द्रौपदी का जो चीरहरण होता है उस टाइप का एक पोस्ट किया था, और कहीं मैं सुन भी रही थी आज स्वाति मालीवाल को, तो उन्होंने कहा था कि देखिए आज अरविंद केजरीवाल जो है वो मंथन तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हाँ उन्हें गुस्सा जरूर आता है, और गुस्सा जब उन्हें आता है तो वो चीजें इधर उधर फेंकते हैं और गाली गलौज जैसी चीजों का जो हो वो इस्तेमाल भी करते हैं। इतना खतरनाक गुस्सा है उनका जब उन्हें गुस्सा आता है, और आज भी वही चीजें हो रही होंगी। आज
तो आकर के उन्होंने बाकायदा बधाई दी है भारतीय जनता पार्टी को जीत की, और जनता का फैसला स्वीकार किया है, क्योंकि प्रत्यक्षता यह सब नहीं करता है कोई भी आदमी। लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई थी, वो घटना प्रॉपर उजागर नहीं हुई, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई थी, उसने भी काफी प्रभाव जो है डाला था, और वो खुद भी काफी मेहनत करी थी। आप देख रही थी कि यमुना में जाकर के उसका गंदा जल दिखाना और लोगों तक बातें पहुंचाना, और आपकी पोल वो खोल रही थी अपने हिसाब से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत तवज्जो नहीं दी, नहीं तो अब ऐसा भी हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी उनको जगह जगह घुमाती, जगह जगह उनके भाषण करवाती और लोगों को और ज्यादा भड़काने की कोशिश करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो अपने आप से अपने तरीके से लड़ती रही। लेकिन कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल जो है, उन्होंने आग में घी जरूर डाला, और जितना संभव हुआ उन्होंने उनकी कमजोरियों को बताया कि किस तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ, और महिलाओं के साथ दरअसल कैसा है इस पार्टी में रवैया, वो भी खूब एक्सपोज किया उन्होंने। ठीक है, बिल्कुल। तो दोनों ही मेहमानों ने अपनी अपनी बात रखी, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी इस चुनाव के दिन में, इस रिजल्ट वाले दिन पे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।